तो चलिए आज समझते हैं कि ये जो अलग-अलग इलाकों की अपनी खास पहचान होती है, जिसे हम रीजनल कल्चर या क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं, वो आखिर बनती कैसे है। सोचिए जरा, जब भी हम बंगाल, राजस्थान या केरल का नाम लेते हैं, तो दिमाग में क्या आता है? फौरन वहाँ की भाषा, वहाँ का खाना, वहाँ के कपड़े, इन सब की एक तस्वीर बन जाती है ना? यही तो उस जगह की पहचान है। और हम सब मानकर चलते हैं कि ये पहचानें तो सदियों पुरानी हैं, शायद हजारों सालों से। जैसी आज हैं वैसी ही चली आ रही हैं, बिना किसी बदलाव के। पर क्या वाकई ऐसा है, या कहानी में कोई और मजेदार मोड़ है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। असल में बात यह है कि जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं, वो एक दिन में नहीं बनी। ये तो वक्त के साथ चलने वाली एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया का नतीजा है। ये कभी एक जैसी नहीं रहती, बल्कि हमेशा बदलती रहती हैं, बिल्कुल एक जिंदा चीज की तरह। इसको ना एक कमाल की रेसिपी की तरह सोचिए, जिसमें समय के साथ अलग अलग तरह की सामग्रियां मिलती जाती हैं और उनसे एक बिल्कुल नया अनोखा स्वाद तैयार होता है। तो ये सामग्रियां हैं क्या आखिर? इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि स्थानीय परंपराओं का बाहरी दुनिया की परंपराओं से मिलना, एक नई भाषा का जन्म लेना, नए नए धार्मिक विश्वासों का उभरना, उस इलाके के राजाओं और नायकों के आइडियल्स और कला को मिलने वाला सपोर्ट। ये सब मिलकर कल्चर को बनाते हैं। चलिए अब कुछ असल उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे राजाओं, भगवान से जुड़े विश्वास और बहादुरी की किस्सों ने मिलकर किसी इलाके की पहचान को गढ़ा। तो हम दो बिल्कुल अलग दुनिया में चलेंगे। एक तरफ है उड़ीसा में जगन्नाथ भगवान का पंथ और दूसरी तरफ है राजस्थान की राजपूत शूरवीर परंपरा। दोनों ने अपने अपने इलाकों की संस्कृति पर एक गहरी छाप छोड़ी है। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से, जब गंग वंश के राजा अनंत वर्मन ने पुरी में भगवान जगन्नाथ के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाने का फैसला किया। और देखते ही देखते ये जगह आस्था का इतना बड़ा केंद्र बन गई कि पूरे भारत से लोग यहाँ आने लगे। और यहीं पर कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। जैसे जैसे मंदिर का दबदबा बढ़ने लगा, वहाँ के राजाओं ने इसका इस्तेमाल अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किया। वो खुद को भगवान का डिप्यूटी या प्रतिनिधि बताने लगे, ताकि आम लोगों के बीच उनका शासन और आसानी से स्वीकार कर लिया जाए। धर्म और राजनीति का ये मेल देखिए। अब कहानी का रुख करते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ की जो संस्कृति है, उसकी पहचान राजपूत राजाओं की बहादुरी, हिम्मत और बलिदान के आदर्शों से बहुत गहराई से जुड़ी है। और इन आदर्शों को चारण भाटों ने अपनी कविताओं और गीतों के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखा। इन कहानियों ने एक तरह से समाज के लिए नियम बना दिए थे। पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि वो युद्ध में पीठ दिखाने के बजाय मौत को गले लगाएंगे। वहीं महिलाओं को त्याग और बलिदान की देवी के रूप में दिखाया जाता था, जो जीवन और मृत्यु दोनों में अपने पति का साथ निभाती थी, जिसमें सती प्रथा का भी जिक्र मिलता है। ये आदर्श ही उस समाज की पहचान बन गए थे। और हाँ, ये आदर्श सिर्फ किस्से कहानियों में ही नहीं थे, इनका असर कला पर भी हुआ। और कला की तो खासियत ही यही है, वो सरहदों में नहीं बंधती। वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है और रास्ते में नए नए रंग अपना लेती है। कथक की कहानी तो कमाल की है। सोचिए, ये शुरू कहाँ से हुआ? उत्तर भारत के मंदिरों से, जहाँ कथाकार हाव भाव के साथ कहानियां सुनाते थे। फिर भक्ति आंदोलन की लहर आई और इसमें राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां जुड़ गईं, जिसने इसे एक नई इमोशनल गहराई। असली बदलाव तो तब आया जब कथक मंदिरों से निकलकर मुगल दरबारों में पहुंचा। यहाँ कहानी सुनाने से ज्यादा जोर दिया जाने लगा डांस की बारीकियों पर, तेज चक्रों पर और पैरों की मुश्किल हरकतों पर। कपड़े शानदार हो गए, अंदाज में एक नजाकत आ गई। और आगे चलकर यही कला राजस्थान और लखनऊ के दरबारों में पहुंची और दो खूबसूरत घरानों में बट गई। देखिए, एक ही कला के कितने अलग अलग रूप। अब कथक की तरह ही एक और कला ने बड़ा दिलचस्प सफर तय किया। वो थी मिनिएचर पेंटिंग, यानी लघु चित्रकला। ये कपड़े या कागज पर बने छोटे छोटे लेकिन बहुत ही बारीक चित्र होते थे, जिन्हें मुगल बादशाहों का खूब संरक्षण मिला। कहानी में ट्विस्ट आता है जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगता है। दिल्ली के कई हुनरमंद चित्रकार काम की तलाश में राजस्थान और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के दरबारों में चले गए। और वहां जाकर उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुगल स्टाइल की बारीकी को वहां की लोक कला के चटकीले रंगों और भावनाओं के साथ मिला दिया। और इसी मिक्सचर से मेवाड़, बूंदी और कांगड़ा जैसी शानदार पेंटिंग स्टाइल्स का जन्म हुआ। ये कल्चर्स के संगम का एक बेहतरीन उदाहरण है।
तो अब तक हमने भाषा, धर्म, राजपाट, कला, इन सब अलग-अलग धागों को देखा। अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं बंगाल की कहानी में। ये केस स्टडी हमें दिखाएगी कि एक पूरी की पूरी क्षेत्रीय पहचान बनती कैसे है। आज की जो बंगाली भाषा है ना, वो संस्कृत से निकली तो है, पर इसका विकास हजारों साल की एक लंबी और मिलीजुली प्रक्रिया का नतीजा है। इसमें संस्कृत तो है ही, साथ में स्थानीय आदिवासी भाषाएं, फारसी और यहाँ तक कि यूरोपीय भाषाओं के शब्द भी आराम से घुल मिल गए। और सिर्फ भाषा ही नहीं, बंगाल के धार्मिक माहौल में भी गजब का मेलजोल देखने को मिलता है। यहाँ पीर परंपरा बहुत लोकप्रिय हुई। और सबसे मजेदार बात यह है कि पीर शब्द किसी एक धर्म तक ही सीमित नहीं था। इसमें सूफी संत, बहादुर सैनिक, हिंदू, बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि पेड़ पौधों की आत्माएं भी शामिल थीं। मतलब आस्था के दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे। तो बंगाल की कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि ये सच में एक कल्चर का मेल्टिंग पॉट है। यहाँ की भाषा, यहाँ का धर्म, यहाँ की मंदिरों का 2 छत और 4 छत वाला अनोखा स्टाइल और यहाँ तक कि खाने पीने की आदतें, सब कुछ संस्कृतियों के संगम का सबूत है। यहाँ मछली इतनी ज्यादा पसंद की जाती थी कि ब्राह्मणों के लिए भी खान-पान से जुड़े नियमों में ढील देनी पड़ी। ये दिखाता है कि कल्चर कितना लचीला और एडेप्टेबल होता है। ये जो तस्वीर है, ये उसी अनोखी साहित्यिक और कलात्मक विरासत का एक छोटा सा सबूत है, जो एक दिन में नहीं बनी, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे प्यार से गढ़ी गई। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति पत्थर की लकीर नहीं होती। ये एक बहती नदी की तरह है, जिसमें समय के साथ कई नई नई धाराएं आकर मिलती रहती हैं और उसे लगातार एक नया रूप, एक नई पहचान देती रहती हैं। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि हमारी अपनी संस्कृति और पहचान आखिर किन किन ऐतिहासिक धागों से मिलकर बुनी गई है।